अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है जिसने कई स्पेकुलेशंस को जन्म दे दिया है। ये मुलाकात पार्लियामेंट के सेशन से सिर्फ 2 रोज़ कबल हुई, जिसकी वजह से ये इत्तलात हैं कि मुलाकात मुमकिना कानून साजी जो कि जुडिशल पैकेज लेकर आने जा रही है हुकूमत, उस पर सियासी जोड़ तोड़ की एक कड़ी थी। लेकिन अहम बात यह भी है कि इससे पहले फजलुर रहमान साहब PTI से भी मुलाकात कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। तो क्या वो इस मुमकिना कानून साजी में हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं? दूसरी तरफ PTI है जो पहले तो सिर्फ सियासी तौर पर मुत्तहद नज़र नहीं आ रही थी, मगर अब घरेलू सतह पर भी चपकलिशें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि PTI पर कब्जे की जंग चल रही है अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान। अब ये क्या मामला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए आरिफ अलवी की क़यादत में एक कमेटी भी बना दी गई है। तो क्या ये कमेटी बिलाखिर अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म कर पाएगी? और फिर आने वाले दिनों में अगर जुडिशल कमीशन या जुडिशल पैकेज पर जो कानून साजी है वो प्रपोज हो जाती है तो क्या मंजरनामा देखने में आएगा? कौन से नए इत्तेहाद बनेंगे? कौन सी नई सब बंदियाँ देखने में आएंगी? इस करेंगे बात। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये मौलाना जरदारी की मुलाकात की कहानी क्या है? एक तरफ फजलुर रहमान साहब ये कह देते हैं कि जी मैं तो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, जब मैं इत्तेहाद का हिस्सा बना कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, लेकिन फिर वो दोनों तरफ मुलाकातें भी करें, PTI से भी मिल रहे हैं, फिर जरदारी से भी मिलते हैं। क्या चल रहा है? सबसे पहले तो रामीन ये कहूँगा कि अफवाहों का बाजार गर्म है। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल सारी ही काली है, जल गई है। तीसरी बात ये कहूँगा कि ये जो आपने भी कहा ना कि वो ये कह रहे थे और वो कह रहे थे, अगर तो आप जो कहते हैं वो कर लें तो फिर सियासत तो ना हुई हो जाएगी पाकिस्तान में। इसका मैं आपको सबूत दूंगा जो मैं यानी 2-3 बातें आपके सवाल के जवाब में करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में वो सबसे ऊपर उनका मकाम है। वो चल के जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, जो ना प्राइम मिनिस्टर हैं ना उनके पास कोई ऐसा कोई ओहदा है, तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंस होगी। फिर वो बंदूक तोहफे में देना बड़ा एक यानी यूं समझिए कि अलामती था कि हम आपको बंदूक दे रहे हैं, आपने हमारे बिहाफ पे चलानी है। मुझे तो ये समझ में आई बात। अच्छा, अब ये कि कमर जमान कायरा साहब, शहरी रहमान साहिबा और ये पीपल्स पार्टी के बाकी लोग भी जा सकते थे। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मौलाना साहब को चूंकि इस वक्त खास तौर पे सेनेट में जो उनका हिसाब किताब है, नंबर गेम जिसकी मैं बात करूंगा यानी बाद में, उनको अच्छी तरह से अपनी पोजीशन का पता है। तो किसी शहरी रहमान या कमर जमान कायरा जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हत्ता कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जाते तो वो बात ना बनती। क्यों जरदारी साहब खुद गए? इसलिए कि जरदारी साहब के बाकी हिसाब किताब के अलावा मौलाना साहब से कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं जो इन तमाम सियासतदानों से भी बहुत पीछे के हैं, बहुत पहले के हैं। अच्छा। जिसके बलबूते पे वो उनसे बात कर सकते हैं। और मुझे जो 2-3 टेलीफोन आए या मैंने जो लोगों से पता किया, जो एक आध वहाँ पे करीब था, तो मैंने उनसे कुछ डिटेल पूछी कि इस मीटिंग में क्या बात हुई, मीटिंग में क्या हिसाब किताब हुआ। मुझे कुछ डिटेल पता लगी। जी बताइए। अब मैं वो डिटेल आपको बता दूंगा तो वो तो फिर सोर्स जाहिर हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर वो सारे का सारा सरप्राइज कहाँ जाएगा। तो लुबे लुबाब बताता हूँ आपको कि जरदारी साहब वहाँ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं वही हूँ आसिफ मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और फिर उन्होंने बातों बातों में ये कहा है कि कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और उसके जवाब में मौलाना साहब ने कहा है कि ये चीजें हैं जो आप हमें चाहिए वो आप हमें दे दें। अच्छा, सीधी सी बात है। अब वो चीजें जो है वो क्या है अभी पता लग जाएगा आपको अगले हफ्तों में। अगले हफ्तों में पता ये आप ये सवाल राव साहब से पूछिएगा ना। आगे चलते मुझे पूरा करने दे वो सारा सिलसिला। अच्छा, अब ये है कि ये यानी मंडे को जो आपका इजलास हो रहा है और फिर यानी ट्यूसडे को, तो जब वो मौलाना साहब ये कहे ना कि मैं आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये शूरा के सामने रखूंगा, जो कि उन्होंने कहा, तो इसका क्या मतलब होता है कि पहले अपना काम कीजिए,
फिर हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि मौलाना से बड़ा JUIF में है कौन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अता तारड़ साहब की, जिन्होंने कहा कि ये जुडिशल कमीशन ये कोई पैकेज नहीं है, हम तो इसमें तवक्को ही नहीं रखते वगैरह वगैरह। जी जी, ये बताइएगा अता तारड़ साहब कि अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ज़ेरे बहस नहीं है तो उनकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर देते? क्या मसला है? दूसरा सवाल, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अता तारड़ साहब ने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यहां ये पैदा होता है, इस्टेब्लिशमेंट का तो किसी किस्म के सियासी वो हिसाब किताब से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो हमें सबको पता है। आपको बताने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपको बताने की जरूरत क्यों पेश आ रही? आगे चले, देखिए अता तारड़ साहब की एक और चीज, कोई आईनी तरमीम लाई जा सकती है, ना ही जजेस की मुलाजमत बढ़ाने का मामला ज़ेरे गौर है। यानी जजेस की वो जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ाने का नहीं है, कोई आपका आईनी तरमीम या किसी किस्म का कोई जुडिशल पैकेज नहीं है। देखिए तारड़ साहब, आपने कुछ दिनों पहले हमें ये इंदिया दिया कि PTI जो है वो बैन हो रही है, और वो जो आपका वो जो गद्दारी का वो जो आर्टिकल 6 है वो लगा रहे हैं। हम आपकी बातों पे कैसे यकीन करें, क्योंकि उसके बाद से आप गायब हो गए, उन पॉइंट्स पे आप गायब हो गए हैं, लिहाजा हमें कोई इतना ज्यादा एतबार आप पे नहीं रहा। अब आते हैं आखिर में, क्रेडिबिलिटी नहीं है। सेनेट के बारे में बात करते हैं कि 2/3 अक्सरियत के लिए मौलाना साहब बहुत अहम है। जरा नंबर गेम देख लेते हैं, बताइए। 59 वोट जो हैं वो मौजूद हैं 96 के हाउस में, और 64 दरकार हैं। ये 64 दरकार जो है ना, इसमें मौलाना साहब के हाथ में वो तुरप का पत्ता है जिसकी कि मैंने शुरू में बात की। देखिए PTI जो है, लगता यही है बज़ाहिर कि वो मौलाना साहब को राम नहीं कर सकी। अब अगर जो मौलाना साहब ने 1-2 शराइत सामने रखी हैं वो अगर मान जाते हैं तो मौलाना साहब ये करेंगे, और आप एक बड़े सरप्राइज के लिए मंडे ट्यूसडे के लिए तैयार रहें। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं, कोई किसी किस्म का जमहूरियत को खतरा नहीं है। और जहां तक सियासी अखलाकियात का ताल्लुक है तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। सही बात, उसका तो लेना देना कोई है ही नहीं पाकिस्तान की सियासत से। राव खालिद साहब, इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें मौलाना साहब के ऊपर तो वो भी कीजिएगा, क्या सरप्राइज दे सकते हैं वो। लेकिन साथ ही ये कि PTI के अंदर क्या चल रहा है, ये कब्जे की जंग और अलीमा खान और बुशरा बीबी और ऑडियोज आती हैं और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स आते हैं ये, और साथ ही फिर अंदरूनी इख्तलाफात के लिए कमेटी भी बन गई है, तो ये घरेलू जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये भी ख़त्म हो पाएंगे उस कमेटी में? पहले तो मौलाना साहब की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले ही कहा था, PTI से हालांकि मुज़ाकरात भी चल रहे थे, लेटली भी हुए, कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हमारा तजर्बा ठीक नहीं रहा। क्योंकि PDM 1 में जो उन्होंने सारा कुछ किया, जो कोशिशें की, जो धरने दिए, जो एहतजाज किए, उसके नताइज तो निकले, लेकिन वो सारे सियासी नताइज थे, और वो मियाँ साहब को उन्होंने फेवर किया, नून को फेवर किया, पीपल्स पार्टी को फेवर किया। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये गैर मुनफरद पक्ष काम था मौलाना साहब के लिए, लेकिन उनको कुछ सियासी फ़ायदा जो वो तवक्को कर रहे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जब दोबारा हम आएंगे तो मैं सदारती उम्मीदवार हूँगा। अब मुझे पता नहीं उनको कोई कहा गया था या नहीं कहा गया था, लेकिन वो अपने तय सदारती उम्मीदवार वो बिल्कुल थे। जो जरदारी साहब की मुलाकात है बुनियादी तौर पे वो अभी सरेदस्त मुझे ये लगता है कि वो उनको ज़रा न्यूट्रलाइज करने के लिए है। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये हो सकता है पॉसिबली कि कुछ जो सियासी तब्दीलियाँ पॉसिबल हैं या हो सकती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भी एक मौजूए बहस, मौजूए सुखन बल्कि हो सकता है उनकी गुफ्तगू में, और उसमें बिलावल की कैंडिडेसी एज प्राइम मिनिस्टर भी एक यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। अच्छा। उस सिलसिला में। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यही लगता है कि वो बहुत समझदार शख्स हैं, उनको पता है हुकूमती मामला चल नहीं पा रहे, मईशत चल नहीं पा रही, संभल नहीं रही चीज़ें इनसे, और इस हुकूमत के सर पे गैर यकीनी की तलवार लटक रही है। अच्छा। ओवरऑल तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात होती है, लेकिन हुकूमत के सर पे जो गैर यकीनी की तलवार लटक रही है उसमें वो इतने समझदार हैं कि वो छलांग नहीं लगाएंगे कभी भी।
वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। और उन्होंने जो टाइम लिया है, नजम साकिब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो जो कहते हैं टू टेस्ट द वाटर्स, कि जो उन्होंने मुतालबा दिए होंगे, जो बात की होगी, जो यकीन दहानियाँ वो चाहते होंगे, वो जब हो जाएंगी तो उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। अभी वो फौरी तौर पर उनका कोई किसी वक्ती फ़ायदे के लिए वो मैदान में नहीं उतरेंगे। अगर उनको कहा जाए 2 वजारतें ले लें, ये कर देंगे, और गवर्नर हम पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर KP का वापस कर लेंगे, आपका गवर्नर वहाँ लग जाएगा। साकिब, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जो सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, अब वही बात है कि अता तारड़ साहब ने तो बिल्कुल तरदीद कर दी है इस बात की कि जी हम तो कोई कानून साजी इस तरह की जुडिशल मामला से रिलेटेड नहीं लेकर आ रहे, लेकिन वही नजम साकिब साहब की बात है कि क्रेडिबिलिटी क्या उनकी है इतनी बरकरार कि हम इस बात को माने। तो क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? अता तारड़ साहब ने भी कल जो तरदीद की है, उन्होंने तरदीद ये की है कि फ़िलहाल हम ये नहीं ला रहे, फ़िलहाल मतलब हम चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं कर रहे या रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ा रहे। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल उनका जो मशरूत था, तो इससे ऐसे लगता है कि, और उन्होंने एक चीज़ और मानी कि माजी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुशावरत भी हुई है, काम भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि, और फिर जो मौलाना की जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी स्पेशल चल के आए, वो बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मुलाकात से बर्फ़ जो है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, ये कहना जो है वो बहुत ही कबल अज़ वक्त है। उसकी वजह फरवरी से लेकर अगस्त तक मौलाना जो है वो अकेले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई जलसा कर रहे हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब ये इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई थी, बड़ी सख्त ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी जो इलेक्शन चोरी करने के हवाले से। और उसके बाद जो वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें करते रहे हैं, वो उससे कोई 10 गुना सख्त हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, और मौलाना जो है वो ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनसे तो बहुत ही नालां हैं कि जब 2022 में ये आ रही थी, PTM बनी थी और मौलाना फ्रंट फुट पे थे और सारी चीज़ें चल रही थी और आगे बड़ी चीज़ें आगे बढ़ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि अभी जो सेटअप आएगा उसमें मौलाना सदर और इसका ना कोई पूरा उनको हिस्सा जो मिलेगा। लेकिन 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद मौलाना कहीं नहीं थे, मतलब हुकूमत साजी में। तो दोनों जो है वो बड़े आपस में बैठे, उन्होंने तय की, चीज़ें तकसीम की, कमेटियां बनी, हर चीज़ तय होगी, मौलाना कहीं नज़र नहीं आए। तो ये जो रंज है, ये दुख है, ये मौलाना को बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर वो उसको मोर्दे इल्ज़ाम भी इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो ऑफ द रिकॉर्ड कहीं ना कहीं वो ठहराते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएगी, उसकी एक वजह है। मौलाना ये कहते हैं कि इलेक्शन में चोरी हुई, इलेक्शन चोरी हुआ और धांधली हुई, और इसको मानते नहीं है इस पार्लियामेंट को, और इस तरह की बातें प्रेस अपने जलसों में कर चुके हैं। और मौलाना को यह भी पता है कि ये जो कानून साजी कर रहे हैं ये अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हुकूमत को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो जो इनको लग रहा है कि आगे चलकर कहीं जो इलेक्शन की तहकीकात हो जाएगी, धांधली के कोई हल्के खुल सकते हैं, ट्रिब्यूनल एक्टिव हो सकते हैं, तो ये तहकीक उसको करने के लिए, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल आपस में मुतजाद है। तो ये कल की जो मुलाकात थी उस वाले से ज़राए यही बताते हैं कि मौलाना ने फ़िलहाल तो बिल्कुल इनकार किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने जब आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है कि वो भी मतलब बड़े इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से दोबारा सोचें, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है मौलाना ने कि हम आपस में फिर भी बात करेंगे इस हवाले से, कि मौलाना भी कोई जो है वो दरवाज़ा बंद तो नहीं करते। तो और PTI के साथ भी उनकी एक तरफ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस हवाले से इसको कहना कि ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब हुकूमत क्या कर रही है, अता तारड़ साहब ने तरदीद कर दी, और कल जो है वो कौमी असम्बली का सेशन है, परसों सेनेट का है, और अता तारड़ साहब ने ही कहा कि हम मुश्तरका इजलास भी बुला सकते हैं, मुतवक्को तौर पर, अभी बुलाया नहीं गया। इसमें कल का जो शेड्यूल है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं आई है कि इस्लामाबाद जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उसके हवाले से हुकूमत जो है वो कोई लेजिस्लेशन कोई ला रही है। और वो इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो है 2022 से इसी हुकूमत ने पहले 2022 जून में 50 यूनियन काउंसिल्स थी इस्लामाबाद की,
इलेक्शन मुलतवी हो गए, इन्होंने 50 से 100 कर दी, इलेक्शन मुलतवी हो गए। फिर दिसंबर में 100 से 125 कर दी गई, इलेक्शन से 12 रोज पहले वो कानून साजी की गई, इलेक्शन मुलतवी हो गए लोकल बॉडीज के। और अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस किया है, तो अब दोबारा से एक कानून साजी और वो जो एक्ट है 2015 का इलेक्शन लोकल बॉडीज एक्ट, उसमें कोई जो है वो तरमीम ला रहे हैं। तो ये अब दोबारा इलेक्शन लोकल बॉडीज के मुलतवी होने का चांस है। तो हैरान कौन है कि क्यों जो है पोलिटिकल पार्टीज लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों नहीं होने देते। तो ये एक लेजिस्लेशन जो है वो कल के हवाले से बज़ाहिर जो है वो आ रही है कि कल शायद जो है वो पेश करेंगे वहां पे। लेकिन बाकी जितनी भी लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, कोई बिल लाना है, कोई चीज लानी है, वो सारी खुफिया ही रखी जा रही हैं। अब कल ये देखना होगा कि हुकूमत क्या करती है, क्योंकि अता तारड़ साहब की बात को देखें तो तरदीद है, और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात को देखें तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। तो पक रहा है। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो 1971 में कायम किया गया था, इस मकसद के साथ कि आवाम को सस्ती अशिया ज़रूरियाँ मुहैया की जाएंगी। 53 साल बाद वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और इसके लिए मुख्तस 50 अरब की सब्सिडी भी बंद कर दी है। अब हुकूमत इसके पीछे मकसद ये बताती है कि इस हवाले से शिकायत थी कि आवाम तक सब्सिडी के फ़वाइद पूरी तरह नहीं पहुँच रहे। कुछ मुलाजमीन इसमें मुलव्वस हैं और कुछ अफसरान के नाम भी इसमें थे जो सब्सिडी ले रहे थे, इसलिए इसमें इस्लाहात लाई जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के बजाय गरीब आवाम को कैश रिलीफ की तजावीज़ भी तैयार की जा रही हैं और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए भी काम जारी है, ये हुकूमती ज़राए बता रहे हैं। मगर इस पर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन ने एहतजाज किया है और मुजाहिरीन का ये कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हज़ारों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है, ये फ़ैसला वापस लिया जाए। तो क्यों बंद करनी पड़ी ये कॉरपोरेशन और इससे लोगों का कितना मुआशी नुकसान होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, हुकूमत ये कॉरपोरेशंस बंद करने के पीछे जो रीज़न दे रही है वो कितनी जस्टिफाइड है और जो मुलाजमीन की ग्रीवेंसेज हैं वो कितनी जस्टिफाइड है? देखिए, अगर तो इनका करप्शन और इस बुनियाद पे अगर ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने की बात कर रहे हैं तो फिर कौन सा महकमा है जो खुला रहना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। हाँ। क्या बाकी सारे महकमों में करप्शन भी ख़त्म हो गई है, बदनुवानी ख़त्म हो गई है, मेरिट पे काम हो रहा है और बड़ा एफिशिएंटली सारे काम कर रहे हैं? उसमें सबसे पहले तो IPPs मेरे जहन में आते हैं जी जी। कि वो जिस तरह से हमारे पे बोझ बने हुए हैं, उससे बड़ा बोझ तो कोई नहीं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और पूरी मईशत को उसने कह ले कि ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। तो फिर पहले तो उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए ना, ये तो बहुत छोटी सी एंटिटी है उस हवाले से। दूसरी बात यह है, मुलाजमीन 60,000 है, 4,000 स्टोर है, 60,000 मुलाजमीन है। 53 साल से ये इदारा चल रहा है और बड़ा इफेक्टिवली चलता रहा है। उसमें अगर ख़राबी है उसको दूर किया जा सकता है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे स्टोर्स चल रहे हैं, वहाँ पे तो कोई बदनुवानी या घपला नहीं होता, क्योंकि अब आजकल के दौर में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं, आपको स्टॉक रखना, स्टॉक को कैलकुलेट करना, कितना आउट हुआ है, कितना इन हुआ है, कौन से डिजर्विंग लोग हैं, वो भी किया था इन्होंने। शनाख्ती कार्ड दिखा के आप जाके चीज़ें लेते थे, पहले कहते थे जी बाज़ार वाले उठा के ले जाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको उसके खराबियाँ कोई हैं उसको दूर करना और उसको सही तरीके से रन करना, और हो भी रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 60,000 मुलाजमीन से ज़्यादा जो 2.5-3 करोड़ लोग जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनका मसला है। और आजकल जो सूरत हाल है महंगाई की, और जिस तरह के यानी बिजली के बिल, गैस के बिल, लोगों पे जो मुआशी दबाव आया हुआ है, उसमें ये छोटा मोटा जो रिलीफ है, ये मैंने पहले भी कहा था इंटरनेट का जब हुआ था। हाँ। पता नहीं क्या मसला है, कोई दिमागी कोई आर्जा होता है ये, कि जहाँ गरीब आदमी को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, उसको बेहतरी हो रही है, उस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क जरूर करना है, उसको ज़रूर आपने बंद करना है, ताकि जो मजीद अच्छा, अब राव खालिद साहब इस पे वो ये भी कह रहे हैं कि हम कैश रिलीफ देने जा रहे हैं, यानी बीच में से जो मुलाजमीन, जो अफसरान हैं, उनको हटा के हम कैश रिलीफ देंगे। लेकिन बात यही है ना कि वो उस कैश में करप्शन नहीं होगी, ये कैसे आप पॉसिबल बनाएंगे? फिर कैश रिलीफ का आपको पता है कितने लाख लोग निकले थे जब वो इमरान खान साहब के दौर में जब उनको किया गया था, सारा BISP का जो किया गया था सारा, उसके अंदर कोई 12 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल है नॉन डिजर्विंग थे, और वो बड़े बड़े अफसरों ने
100 1000 1200 शनाख्ती कार्ड के ऊपर BISP का अकाउंट बनाया हुआ था और वो पैसे वो वसूल कर रहे थे। तो अभी फ्लड के ऊपर हुआ है 11 अरब का घपला निकला है, अभी निकला है, जो फ्लड रिलीफ में गए हैं BISP के थ्रू पैसे। वहाँ ATM नहीं है, वहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, वहाँ कोई बैंक नहीं है, और वहाँ पे पैसे तरसील हो रहे हैं और लोग ATM से निकाल भी रहे हैं। मजे की बात ये है। तो ये वो तो उस तरह से, फिर अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, एक सिस्टम जो चल रहा है आपके पास, आपने जो बुनियादी उसकी वजह बताई जाती है डाउन साइजिंग की, कि डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की करनी है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो तकरीबन 14 साल हो गया 18वीं तरमीम को पास हुए, आप अभी तक सोचे जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर IMF के प्रेशर में कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है, खुद से डिसाइड कर लिया तब भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आम आवाम की सहूलत है ये। क्या आप जो सेहत की सहूलतें हैं सूबों की सतह के ऊपर, महकमा सेहत यहाँ पे अगर खत्म हो रहा है तो सूबों पे सेहत की सहूलतें खत्म कर देंगे आप? अस्पताल बंद कर देंगे, डिस्पेंसरियां बंद कर देंगे, सूबे चलाएंगे उनको, सूबों के पास चला जाएगा। तो आपके जितने स्टोर मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, आप उनको मुलाजमीन समेत सूबों को क्यों नहीं हैंड ओवर करते? सूबों को दें, सूबे चलाएं इनको, जैसे भी उन्होंने करना है सारा। वो जो रियायत देनी है 14 रुपए यूनिट पे देनी है, या दाल पे रियायत देनी है, या चावल पे देनी है, चीनी पे देनी है, वो रियायत उनको दें। नजमुल साकिब साहब, करप्शन की वजह से बंद तो नहीं करने चाहिए महकमे, बल्कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। तो ये हर चीज़ यहाँ पे बंद कर दो, बैन कर दो, यही कल्चर चल रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, राव साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, हम लोग अच्छे मैनेजर नहीं हैं। हम लोगों को पता लगे ना कि अगर एक ईंट उखड़ी है तो हम कहते दीवार गिरा दो यार, ये जान छुड़ाओ इससे। ये जो डंग टपाओ किस्म का हमारा एटीट्यूड है ना बहसियत कौम के, इस वजह से, वरना कैसे मुमकिन है कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और मेरे नीचे कोई करप्शन कर रहा है, करके दिखाए तो सही। और अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और आपको पता है, और को पता ही नहीं है कि करप्शन हो रही है, तो आप तो उस कुर्सी पे बैठने के अहल ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। लिहाजा ये सारा जो है ये फसाड, देखिए जब आंधी चलती है ना रामीन, तो सबसे पहले झोंपड़ियां उखड़ती हैं। ये पक्के मकान, कंक्रीट के मकान बने, ये तो मजबूत रहते हैं, इधर तो सैलाब भी आ जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक वफाकी वजीर साहब ने फरमाया है कि नॉन स्ट्रेटेजिक जो है ना एंटिटीज, SOE जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनको पहले खत्म किया जाएगा। अभी तक तो यही समझ नहीं आ रही कि किस बेसिस पे आप फैसला करेंगे कि स्ट्रेटेजिक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वो लिस्ट देखें ना, लंबी सी लिस्ट जो कि SOEs की है, कि जिसमें स्टेट ओन्ड यानी एंटरप्राइज, PIA और पता नहीं स्टील मिल, डेस्को, पेस्को, OISCO, ये सारा कुछ उसमें मौजूद है, PTCL वगैरह। अगर उसमें चंद इंपॉर्टेंट तरीन है तो उनमें से एक यूटिलिटी स्टोर है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मसला ये है कि जिन लोगों ने ये फैसला करना है या जो फैसला कर रहे हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में, पूरी अपनी जिंदगी में यूटिलिटी स्टोर देखा ही नहीं है। अच्छा। उनको ये पता ही नहीं है कि बाजार में जो चीज मिलती है ना 4000 की, 4000 रुपए की, वो यूटिलिटी स्टोर में 3500 की मिलती है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि ये 500 रुपए जो है वो कितनी बड़ी रकम बनती है एक गरीब खानदान के लिए। उनको ये एहसास ही नहीं है कि बजाय इसके कि इनको और फैसिलिटेट करें, कीमतें और कम लेके आए, बंद करें जी। इसलिए कि यहां पे जो कतारें होती हैं ना, 8 बजे सुबह रामीन खवातीन जमा होनी शुरू करती हैं, बिल्कुल, और एक खातून की बारी आती है 3 साढ़े 3 बजे दोपहर को, और उसने करना क्या है, उसने 200 रुपए बचाने हैं, उसने 300 रुपए बचाने हैं, और उसके लिए वो वहां पे खड़ी है। आपने अगर शुरू करना है तो उस जगह से करें जहां गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ये अमीर लोग जिन कतारों में खड़े हुए हैं उस जगह से शुरू करें ना। तो यूटिलिटी स्टोर में देखिए ये, और अच्छा एक और बात मुझे याद आई, वो कहते हैं जी इसका मुतबादिल इंतजाम करेंगे। जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं जहां पे मैनेजर्स अच्छे होते हैं, वहां पहले मुतबादिल इंतजाम किया जाता है। यस, किया जाता है, फिर कहा जाता है कि अब ये देख लीजिए। बहरहाल बात वही है, कार्रवाई दिखानी है, और उसमें ये बेचारे गरीबों का फायदा हो रहा है
इसी से शुरू करते हैं और बताएंगे जी देखिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, देखिए जी हमने हुकूमत को इतने नुकसान से बचा लिया। वो ये नहीं बताएंगे कि कितने करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है उन गुरबा का जो कि मिलियंस में है, और उनको जो थोड़ा बहुत मिलता है 400-500 रुपए का, उसका तो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जिक्र ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। साकिब, आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ऑल्टरनेट्स क्रिएट कर रही है फिर हुकूमत, और वो ऑल्टरनेट्स कितने काबिल अमल हैं? ऑल्टरनेट तो अभी तक हुकूमत को भी नहीं पता कि वो करना क्या है। ये खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में इसको बंद करें और मुलाजमीन का बताएं कि क्या करना है आगे, इसके हवाले से जो है वो तय करें। तो बड़ी हैरानगी होती है। जो बजट है उसमें 50 अरब रुपया ये सब्सिडी की मद में रखा गया, 10 अरब जो है वो रमज़ान रिलीफ पैकेज के नाम पे थ्रू ये यूटिलिटी स्टोर्स ही ये आगे जाता है। इसमें जो BISP में तकरीबन 1.5 लाख ख़ानदान रजिस्टर्ड हैं और वो अफराद करोड़ या इसके लगभग जो है वो आप कह सकते हैं ये बनते हैं, मतलब थोड़ी तादाद नहीं है कि जो रिलीफ ले रही है इससे। तो ये सारी सब्सिडी 50-60 अरब रुपए की फिर कहाँ जाएगी? अभी रिसेंटली मतलब ये बजट में ये रखा गया और इसमें जो जिस कीमत पे इनको मिल रहा है, मतलब आटे में भी इनको दालें हैं, चावल है, घी है, चीनी है, आटा, मतलब रोज़मर्रा की जो सुबह दोपहर शाम हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, उसमें सब्सिडी बहुत अच्छी सब्सिडी है। और ये वो लोग जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि वो लोग महसूस ही नहीं कर सकते कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कितने इफेक्टिव हैं। ये मतलब 4000 यूटिलिटी स्टोर हैं, 1500 ब्रांचेस भी हैं इनकी, जो फ्रेंचाइज मुख्तलिफ जो है वो बनी हुई हैं। और हर यूटिलिटी स्टोर पे, अभी इधर इस्लामाबाद का यूटिलिटी स्टोर आप बात करें, हम किसी देहात की उसकी बात नहीं करते, यहाँ अभी जाएं तो वहाँ इतना रश होता है, सुबह से लेकर शाम तक, बाहर भी अंदर भी इतना रश होता है। और उसकी वजह क्या है? 2-2, 400, 600 रुपया जो है वो बचाने के लिए ये लोग जा रहे होते हैं। और एक तरफ हुकूमत का जो महंगाई का लेवल है, बिजली के बिल है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जो टैक्सेस हैं लग चुके हैं, और दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर बंद किए जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आम आदमी का जो किचन है वो आप जब डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली उसका फिर रिएक्शन भी आएगा। अब ये बताया जा रहा है कि जो यूटिलिटी स्टोर की जो इनकी जो यूनियन है वो 26 अगस्त को इस हवाले से इस्लामाबाद में ही कोई धरना एहतजाज इस हवाले से वो कर रहे हैं कि वो करेंगे। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी ही मतलब तेजी में ये फैसला हुआ, अचानक पता चला जी बंद कर दे। पहले वो उसकी ये सब्सिडी का ऐलान किया जाता है और अचानक पता चलता है जो उसको बंद किया जा रहा है। और इसमें जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि क्योंकि इसमें BISP में भी रजिस्टर्ड बहुत सारे खानदान हैं, वो भी मुतासर होंगे, हो रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर जो कीमतें हैं फिर वो अब वहाँ पे लोगों का आना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम ये डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट करता है, और ये गरीब लोगों के लिए ज्यादा सहूलत नहीं है, बहुत बड़ी सहूलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सहूलत उनको है। ये सहूलत कम से कम इसको किसी न किसी तरह कवर करना चाहिए, और जो बजट में पैसे रखे हैं उनको ही दे, बजाय इसके कि आप किसी और जगह जो है वो लगा दें। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट फैंस को मायूस करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, बल्कि दूसरी ओर स्ट्रेचर में छोटी टीम्स को भरपूर मौका देती है कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे खिलाफ मैच में ही बना लो। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच होता है, पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हो जाती है। बांग्लादेश ने तारीखी फतह हासिल की, 30 रन का टारगेट था बांग्लादेश के पास, आराम से सुकून से हंसते खेलते उन्होंने पूरा किया। हैरत की बात यह है कि हम अपने ही होम ग्राउंड की पिच रीड नहीं कर सके। स्पिन विकेट पर 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे और बांग्लादेश ने स्पिनर्स खिलाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 7 बैटर्स डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। नजमुल साकिब साहब, हम भी रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं कुछ छोटी टीमों से हारने के। जिम्बाब्वे से हारते हैं हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, अमेरिका से हारते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान से हम हारते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, और आयरलैंड से हम हारते हैं T20 सीरीज़। ये सारा कुछ तो हारते हैं जी, लेकिन किसी माई के लाल की टीम ने आज तक पाकिस्तान आके, चाहे वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
किसी माई के लाल ने यहाँ आके हमारी होम ग्राउंड पे 10 विकेटों से शिकस्त नहीं दी, ये पहली दफा है। क्या बात है, बांग्लादेश जबरदस्त। और जो आपने बांग्लादेश की बात की है, ये बांग्लादेश की जब से उन्होंने शुरू किया 71 के बाद ही शुरू किया ना जी जी, ये पहली दफा है कि वो पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच जीते। बिल्कुल बिल्कुल। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अच्छा, 3 क्रिकेटर हैं जो बड़े खुश हैं इस हार से। कौन? अब आप पूछेंगी वो कौन से हैं। इमामुल हक बहुत खुश है, उसको नहीं रखा ना आपने। अहमद शहजाद बहुत खुश है और उमर अकमल बहुत खुश है। अच्छा, और ये तीनों क्रिकेटर जो हैं इस वक्त हो सकता है को पार्टी वार्टी दे रहे हो। देखिए, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और नसीम शाह की विकेट एक ऐसे 37 साला ऑलराउंडर ने ली है जिसके खिलाफ इस वक्त एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक और 37 साला खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच जो बना इस मैच में, उसने चंद रोज पहले अपने मुल्क में एक खूनी खेल देखा है। तो पता ये चला कि ये खेल वाकई स्किल्स के अलावा नर्व्स का भी है। मुझे तो यूं लग रहा था पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी मोहल्ले की टीम के साथ खेल रही है। अच्छा, सही कहते हैं, मैंने जिस तरह कहा ना। अच्छा, वजूहात जल्दी से बता दूं, वो सबको पता है। मेरे नजदीक ये 4 वजूहात हुई हैं। पहली बात, धड़ेबंदी है आपकी टीमों में और वो साफ नजर आ रहा था। अच्छा। आपकी टीम में धड़ेबंदियां हैं, साफ नजर आ रहा था। खराब प्लानिंग थी, खराब सिलेक्शन थी। नंबर 3, बोर्ड के फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, इनका खास तौर पे नजर आ रहा था हिसाब किताब। और जो फौरी वजह थी वो ये थी कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये तो बांग्लादेश है। और फिर वो जो पिच बनाई थी आपने जी, बड़ी फास्ट पिच है, वो पता लगा जी बड़ी टर्निंग विकेट है, आपके पास कोई स्पिनर ही नहीं था। मोहसिन नकवी साहब से एक दरखास्त है। जब वो ये हार के आए थे ना, वर्ल्ड कप का हुआ था, तो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था कि सर्जरी होगी। उसके बाद उन्होंने यानी उसके बारे में कुछ करना था। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब, टाइम आ गया है, ये सर्जरी वाकई कर लीजिए, क्योंकि ये अवाम का जो इस वक्त हशर हुआ है उसको सिर्फ आप बचा सकते हैं। राव खालिद साहब, आपकी नज़र में हमारी इस बदतरीन हार और बांग्लादेश की सुनहरी जीत की क्या वजूहत थी? देखिए, मैं तो अब खड़ा होकर सलूट नहीं कर सकता पाकिस्तान की टीम को, जितनी उन्होंने मेहनत की है। 4 दिन कोशिश करके और वो 10 विकेटों से हारे हैं, उनको खराज तहसीन तो पेश करना चाहिए। सही बात कि ऐसे कौन सी टीम अपने घर में इतनी मेहनत करती है, इतने इस मौसम में, हब्स के मौसम में, फास्ट बॉलर भाग भाग के कांप रहे थे, बैट पकड़ा नहीं जा रहा था उनसे, ये हालत हो गई थी। तो उनको खराज तहसीन तो पेश करना चाहिए। ठीक बात। अब हम पोस्टमार्टम तो करेंगे, कप्तान का भी, इनफरादी खिलाड़ियों का भी, सारा, लेकिन असल हकीकत की तरफ हम नहीं जाते। असल बात यह है कि सिर्फ हम इसकी क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल हमारे यहाँ जो है इदारों को बनाना, चलाना प्रोफेशनली, वो हमारी ना सकत है, ना महारत है, ना हम कोशिश करते हैं। तो ये बुनियादी वजह है। इसको, ये जो हमारी जितने कोचेज और जितने ये सारे हैं, इनको आप ऑस्ट्रेलिया की टीम दे दें, 6 महीने बाद बांग्लादेश उनके साथ वही करेगा जो हमारे साथ उसने किया है। क्योंकि इनको पता ही नहीं है, एक जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसका एक आई होती है देखने की प्लेयर को कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे सूट करता है, फिर उसकी सिलेक्शन, उसको खिलाना किस तरह है, उसकी स्किल्स को इस्तेमाल किस तरह करना है और किस तरह से लेके चलना है टीम को, पूरी को इकट्ठा किस तरह रखना है। इस किस्म की चीज़ें हम ना सोचते हैं ना हम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे लोगों की जो नर्व्स की बात की नजम साकिब साहब ने, हमारे लोगों के मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे प्लेयर। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली 90% जो आते हैं वो इस किस्म के लोग नहीं है जिनकी कुछ साइकोलॉजिकल ग्रोथ इस किस्म की हो कि वो किसी भी हालात में अपने नर्व्स पे काबू रख सके। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता है। मैं कल ही नजम साहब को बता रहा था, यानी मेरी तो छोड़े, हम तो क्रिकेट देखते जिंदगियां गुजर गई। कल जब उन्होंने लीड ले ली, मेरा बड़ा बेटा मुझे कहने लगा, कहता पापा टेस्ट हम हार गए हैं, छोड़े ना देखे इसको। मैं क्या मतलब, कहता 100 रन से ऊपर लीड होगी पाकिस्तान हार जाएगा। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई उसकी। ठीक है, क्योंकि हमारी नर्व्स नहीं है, हम इस तरह से अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं।
मुझे, मैं इंडिविजुअल्स की बात नॉर्मली नहीं करता, लेकिन मुझे बाबर आजम जिस शॉट पे आउट हुए हैं, जिस लेवल के वो प्लेयर हैं और जिस तरह से वो गेम खेलते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप को फुल ओवर पिच बॉल को बैट का मुंह बंद करके कौन सा खिलाड़ी खेलता है जो इतना स्किलफुल भी हो? ठीक बात है। बैट का मुंह अंदर करके कौन सा खिलाड़ी खेलता है? ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ओवर पिच बॉल को आप हमेशा कवर ड्राइव के लिए जाते हो, आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक इंस्टिंक्टिव होता है, ये इंस्टिंक्टिव होता है। ओवर पिच बॉल आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिली है, उसको आपने लेग की तरफ नहीं निकालना, उसको आपको कवर में खेलनी है वो शॉट। तो मुझे अब समझ नहीं आती वो किसी प्रेशर में थे या उनको समझ नहीं आई कि ऑफ स्टंप के बाहर है कि लेग स्टंप के बाहर है, तो वो उस तरह खेल गए। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है? मसला ये है कि इनको खिलाड़ियों में मैं नहीं समझता, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल स्किल्स, उनकी एनर्जी, उनका हर चीज़ वो बहुत बेहतरीन है। हमारे वर्ल्ड compete कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इनकी एक मेंटल स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा किया जाए और इनके अंदरूनी खलफशार से टीम को बचाया जाए जिस हद तक मुमकिन हो सकता है, फिर ये ज़रूर परफॉर्म करेंगे। अच्छा साकिब, ये कितनी वियर्ड बात है कि आप अपने होम ग्राउंड की पिच नहीं जज कर पा रहे। अगर पिच बदल भी रही है तो बांग्लादेशी टीम के पास स्पिनर्स थे और उन्होंने स्पिनर्स खिला लिया और उसका फ़ायदा हो गया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि स्पिनर खिलाने, हमने स्पिनर हमारे पास है ही नहीं खेलने के लिए और हमारी होम ग्राउंड है। जी बहुत ही हैरान कुन है। और जो कैप्टन है हमारे वो ये कह रहे हैं कि वो 5वें रोज़ बारिश मुतवक्को कर रहे थे, इम्कान था कि बारिश हो जाए, तो उन्होंने जो पहली इनिंग्स से वो जल्दी डिक्लेयर कर दी, तो इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो पिच को रीड ना कर सकना हैरान कुन। इस लिहाज से भी एक चीज़ है कि बांग्लादेश जैसी टीम ने बड़ा हिस्टोरिकल वैसे उन्होंने विन किया है। 2001 में पहला टेस्ट मुल्तान में था और पाकिस्तान ने तीसरे रोज़ ही एक इनिंग्स और कुछ रन से जीत लिया था बांग्लादेश से। आज 2024 में वो उन्होंने गैर मामूली जो है वो ये मैच जो है वो जीता है, यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बात और है, जो बांग्लादेश की टीम है तयशुदा जो शेड्यूल था उससे पहले आ गई थी पाकिस्तान में, बांग्लादेश के हालात की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इशू उनको हो रहा था प्रैक्टिस, और यहाँ पे वो आए, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की इस माहौल में और आकर जो है वो पहले ही जो है वो उस टेस्ट मैच में बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी उन्होंने हासिल की। सबसे जो अहम बात है वो वही है कि हम जब जो वर्ल्ड कप था वहाँ से हार के आए, तो जो अंदरूनी जो खलफशार है या जो ग्रुपिंग का एक तासुर आया, खबरें भी आती रहीं, कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन भी हुई, वो जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग को मेरा ख्याल है तोड़ने की ज़रूरत है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी आगे लेकर आएँ, और जो प्लानिंग हो रही है कोचेज़, जारी सी बात है उनकी इनपुट बहुत आम होती है पिच की रीड करने के हवाले से। उनको जो प्लान किया था उन्होंने, वो खुद मान रहे हैं कि उस पर हम जो है वो हम ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाए, फास्ट बॉलर जो है वो रखे इसमें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है जो मैनेजमेंट है, जो कोच है, उनको भी इस हवाले से देखना चाहिए, और जो खिलाड़ियों के अंदर जब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो मेरा ख्याल है उसके असरात जो है वो हमें किसी न किसी जो मैच में नज़र आएंगे। और एक तसलसल है कि छोटी टीमों से पाकिस्तान हार रहा है, ये एक मेरा ख्याल है ख़तरनाक बात है कि एक तवील तसलसल चला आ रहा है कि छोटी टीमों से आप हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं, और ये एक अजीब सी वैसे कैफियत है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नजबुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाज़रीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी। रिपोर्ट आई है कि 90 की दिहाई से आज तक IPPs को 1.2 ट्रिलियन रुपयों की छूट दी गई है। ये कितने होते हैं 1.2 ट्रिलियन? मेरे कैलकुलेटर में नहीं आते ये। जरूरी सवाल ये है कि बहती गंगा से सब हाथ धो रहे हैं, तो क्या IPPs के साथ आम आवाम को भी थोड़ी सी टैक्स की छूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? गैर जरूरी सवाल आज का, टेस्ट क्रिकेट की तारीखी शिकस्त, बांग्लादेश के हाथों बाबर आजम पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में 0 पर आउट होते होते बचे। गैर जरूरी सवाल यह है कि बाबर आजम को
जेवलिन थ्रो की तरबियत के लिए हुकूमत मियाँ चन्नू कब पहुंचा रही है? वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, सवाल आपके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।